अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो लफ्ज़ों की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी है, उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले उस लफ्ज़ों की जंग की बात करते हैं जो कि कराची में जारी थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तनकीद की गवर्नर इशरतुल इबाद पर, इशरतुल इबाद साहब का उस पर रिस्पॉन्स भी आया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल ने। बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं जो कि हम पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन इस वीकेंड पर गवर्नर इशरतुल इबाद साहब जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ मैंने कहा है पिछले चंद दिनों में, जो कुछ हुआ है उस पर मुझे अफसोस है। मैं जिस मनसब पे बैठा हुआ हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने तो अफसोस का इजहार किया है। क्या तमाम इल्जामात और तनकीद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की थी उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी अफसोस है या वो अपनी बातों पर खड़े हुए हैं? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुनवाते हैं आपको कि गवर्नर इशरतुल इबाद साहब ने 2 रोज पहले क्या बात की थी। पिछले 72 कोई घंटों में या कोई चंद दिनों में जो तेज़ी या तुरशी हुई थी तो मुझे इसका अफसोस हुआ है। मैं खुद इसको अच्छा नहीं समझता, इसको अपनी डिग्निटी एंड ऑनर के लिए अच्छा नहीं समझता, अपने इस मनसब के लिए अच्छा नहीं समझता, इस शहर के लिए, सूबे के लिए अच्छा नहीं समझता। मेरी कोशिश ये रही है कि कराची में अमन हो और वही इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। ये वो बयान है जो कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने दिया था। इस पर और कुछ और इश्यूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी थैंक यू वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिस तरह अफसोस इशरतुल इबाद साहब को हुआ है पिछले 3-4 दिन में जो तलखी हुई है, आपको भी अफसोस है उन तमाम इल्जामात पे, तमाम बातों पे जो आपने गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के लिए किए? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। और आई थिंक कि गवर्नर साहब को भी इस पे उनके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है, मैंने कोई झूठी बात नहीं की थी और ना ही मैंने कोई झूठी बात मैं अब कर रहा हूँ। और बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी सारी बातें जो है मैंने जो की थी वो उन्होंने ख़ुद भी प्रूफ कर दिए अगले दिन सारी बातों को। और जो वो फरमा रहे हैं उसमें उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, और इसलिए कि वो ख़ुद आम आदमी नहीं है, गवर्नर हैं। और गवर्नर को जो उन्होंने अपने क्लेम्स किए हैं कि वो तमाम चीज़ हक़ाइक़ जानते हैं, वो तमाम केसेस को जानते हैं, उन तमाम केसेस को वो खोलेंगे, वो लोगों को चौकों पे लटकाएंगे, वो लोगों को सज़ा दिलवाएंगे, वो 12 मई पे सज़ा दिलवाएंगे, वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री के जो लवाकिन हैं उनको जो है वो इंसाफ फराहम करवाएंगे, वो जो है वो तमाम जो केसेस हैं कराची में तमाम चीज़ों में उसको वो बेहतर करेंगे। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 9 करवाया है, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने वली बाबर के कातिल को पकड़ा है। तो सारी चीज़ों में डेफिनेटली उनकी अथॉरिटी है, उनके पास जो पावर और सारी चीज़ें, उनको इन सारी चीज़ों को ही कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम देयर, उनको ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो अब ये नहीं है कोई कि वो आएँ और कहेंगे जी अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं और मैं अब जो है नहीं करूंगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। लेकिन मुझे बात बताएं मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तो एक जो उनका बयान था वो पूरी कोशिश थी कि ये दिखाने की कि मेरी तरफ से अब तलखी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बातें यहाँ खत्म नहीं होती। लेकिन उस दिन आपने जब कहा था कि ये तो ट्रेलर था, मैं मजीद बातें बताता रहूंगा, तो आप उनके खिलाफ बात करते रहेंगे, जो बातें आपकी नॉलेज में वो आप बताते रहेंगे अभी इस बयान के बावजूद? देखिए शहजाद, इसको बड़े तहम्मुल से समझने की ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा कमाल का मेरा कोई पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरी पर्सनल मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं गवर्नर जैसे पावरफुल आदमी को अपना दुश्मन बनाऊं? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है पर्सनल? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इस पोस्ट ने, इस आदमी ने ख़राब कर रखी है। करोड़ों लोगों को इसका नुकसान हो रहा है, करोड़ों लोगों के खून को चूस रहे हैं, करोड़ों लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, करोड़ों लोगों के नाम के ऊपर बैठकर अपनी जायदादें बना रहे हैं। आज यहाँ पर इस शहर में जो कि इनके अंडर में इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस है या मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है, वहाँ पे शहर में जो कि तालीम याफ्ता लोगों का शहर होता था, वहाँ पर 50,000 रुपये में डिग्री मिलती है, 8,000 रुपये में कॉपी जो है निकल कर दूसरी कॉपी लग जाती है। आज यहाँ पर एक जिस जगह पे खड़े होकर उन्होंने तकरीर फरमाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो डाउ यूनिवर्सिटी की जगह है। एक वाइस चांसलर एक दफ़ा लगने के बाद गलत तरीके से वो दूसरी दफ़ा नहीं लग सकता, उसको उन्होंने 4 दफ़ा एक्सटेंशन दी हैं।
4 दफ़ा लगवाया उसको वहाँ पे, और अब कोई नहीं बचा वहाँ पर, जबकि 2 दफ़ा कोर्ट्स ने ऑर्डर कर दिए कि ये आदमी नहीं लगेगा, इसको बैन करो वहाँ से, और नए लोगों को ऑर्डर्स किए कि इनको लगवाओ, उन्होंने उनको भी नहीं लगने दिया। इसलिए अरबों रुपए की करप्शन दफन है वहाँ पर, अरबों रुपए की करप्शन वहाँ पर वहाँ ये पर तमाम करप्शन की बातें हैं और माजी की भी उनकी बहुत सारी बातें हैं। आपने अभी शाहजेब खानजादा को जो पिछले हफ्ते इंटरव्यू दिया है जियो पे, उसमें आपने कहा कि रिश्वतुल इबाद, मैंने लफ्ज आज नहीं उनका नाम रखा है, ये बहुत अरसे से हम जानते थे, ये तमाम बातें हमारी नॉलेज में थी, लेकिन वो बातें आप कभी मंजर आम पे नहीं लाए। यहां पे पाकिस्तान वापस आने के बाद, अभी जब आप 3 मार्च को आए, वापस आने के बाद भी अनीस कायम खानी साहब ने उनकी तारीफ ही की, कोई आपने उनके खिलाफ बात नहीं की। लेकिन अगर आप कह रहे हैं पर्सनल मामला नहीं, पर्सनल स्पेसिफिक ना हो, लेकिन आपको कोई परेशानी तो हुई है, चाहे वो आपकी पार्टी के हवाले से हो, वो आपकी पार्टी की बुराइयां करते हो, आपकी पार्टी में लोगों को आने से मना करते हो, तो ये इशू उससे ही रिलेटेड है। ये अवामी मफाद का तो ताल्लुक नहीं है इन सब चीजों से जो आपने उनके खिलाफ बात की है। मैंने कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है आके शहजाद, यहाँ पर मैं कोई फैक्ट्री पर अपने कारखाने चला रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं कोई अपनी ज़मीनें बना रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो आवाम के लिए काम नहीं कर रहे, तो और क्या काम कर रहे हैं? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने काम किया है लोगों की, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर मैं यहाँ पर लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ, लोग हमारी बात सुन रहे हैं, लोगों को होप दे रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन कि ये किसी नहीं, मैं बता देता हूँ जी। आपने कहा था कि हम जब आए थे पाकिस्तान तो हमारा इरादा नहीं था हम कि उनके खिलाफ बात करें, लेकिन अब नौबत इस किस्म की हो गई कि उनके खिलाफ बात करना पड़ रही है, तो इसलिए मैं बताता हूं आपको, इसलिए बिल्कुल जी। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। इससे इस वाली बात का पता चलता है कि मैं किसी पर्सनैलिटी को सोचकर उसको हिट करने के लिए नहीं आया हूं, और मैं अभी भी ओवरलुक करके आगे गुजरना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जो गलतियां चीज़ें की हैं वो अभी बाज आ जाएं और अपनी शरारतें बंद करें। इनका भी ये मामला था कि 14 सालों से ये कमा कर खा कर बैठ गए थे। हमने इनको मैसेजेस किए कि भाई अब ये शरारतें, अब ये चीज़ें ना करें, अब ना लूटें, इस घर को, इस शहर को, इस मुल्क को ना लूटें, और जितने टाइम पे भी आप जब तक रहते हैं गवर्नर रहकर उसके बाद चले जाएं। लेकिन इनको हमारी शक्ल में यहाँ पर ख़तरा नज़र आया कि अगर हम प्रेवेल करते हैं तो डेफिनेटली इनकी जो है वो ये तमाम तखरीब कारियाँ, ये तमाम इनके जो है वो करप्शन, ये तमाम ये जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस का मैटर है, यूनिवर्सिटीज़ का मैटर है कि ये चांसलर ये पैसे लेकर चांसलर लगाते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, जितने चांसलर पूरी तमाम सिंध भर की वीसी आप वाइस चांसलर से जाके पूछ लें, सिंध भर की यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से जाके पूछ लें कि पैसे लेकर चांसलर लगते हैं, पैसे लेकर इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिसर सर्टिफिकेट बन जाता है। डाउ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अरबों रुपए की करप्शन है, वहाँ पर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स की फ़ीस आती है, उसकी कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं है, अरबों रुपए के डेवलपमेंट का काम है। फिर सिटी गवर्नमेंट के एक एक ठेकेदार को बुलाया जाता है, सारे अफसरान को बुलाया जाता है, KBCA वाटर बोर्ड के अफसरान को बुलाया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें इनको अपनी डूबती हुई नजर आई। मेरा ये पर्सनल इशू नहीं है, एक तालीम के इदारे से करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, एक सिटी गवर्नमेंट के इदारे से करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, एक यूनिवर्सिटी के से लाखों लोग वाबस्ता हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल का इसके अंदर मेरा तो ना कोई चचा या फूफा जो है वो जाकर वाइस चांसलर लगना चाहता है, ना कोई बोर्ड ऑफिस में लगना चाहता है, ना कहीं और। तो ये जो आपने इनको समझाया था कि नहीं करें, गवर्नमेंट के इश्यूज बताएं कि उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये उस वक्त भी थी जब आप मेयर थे और ये गवर्नर थे, क्योंकि उस वक्त तो आप बड़ी तारीफ भी करते थे इनकी, तो उस वक्त भी ये इन्वॉल्वमेंट थी इनकी तमाम चीजों में? क्या नहीं, उस वक्त कोशिश करते थे, मैं होने नहीं देता था, और डेफिनेटली मैं बिल्कुल मेरी गिरफ्त थी और कोशिश करते थे, छुप कर चीज़ों करके कोशिश करते थे, मैं उसको होने नहीं देता था। देखो उसके बाद जो उन्होंने क्लेम्स की है ना सारी, उसमें दो बातें हैं ना, एक तो इनकी डुअल नेशनलिटी है। अब इसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़ जाते हैं ना, मैं तो उसके ऊपर जो है उसको दो पहलू हैं। नहीं, ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसकी गवर्नर हाउस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तमाम इल्जामात के जवाब तो आए हैं, लेकिन डुअल नेशनलिटी है, इस पे ना तो गवर्नर साहब ने बात की, ना गवर्नर हाउस ने बात की है। इसीलिए तो वो आकर ये फरमा रहे हैं कि अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं, अब मैं बात नहीं करूंगा। भाई 14 सालों में पहली दफा तो वो बोले, सिर्फ एक दिन, सुबह से लेकर रात तक एक दिन में वो एक्सपोज हो गए। 14 सालों में पहली दफा वो बोले, एक सेकंड के लिए भी उनके रहने का कोई कानूनी, आईनी और एथिक्स वाइज कोई जवाब नहीं रह जाता। इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इनको ECL पे इनका नाम डाला जाना चाहिए और इनसे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए।
इन्होंने क्राइम्स किए हैं, ये खुद कह रहे हैं कि ये 12 मई की इन्वेस्टिगेशन कराएं, हम इनकी सारी बातों को एंडोर्स करते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि 12 ये बल्दिया सानिया की ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, मैं इनको एंडोर्स करता हूँ। ये खुद कह रहे हैं कि तमाम और मामलात को ये सही कराएंगे, हम इनको एंडोर्स करते हैं। तो इनको ये तमाम चीज़ें, अब ये नहीं हो सकता कि ये कहेंगे नहीं अब सारी बातें ख़त्म करता हूँ मैं, अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पहले ये साजिश करते थे, एक दिन के लिए सिर्फ एक्सपोज हुए, उसके बाद दोबारा अब ये साजिशी मोड में चले गए, पीछे से सारे काम करते हैं। इसमें 2-3 चीजें मैं आपसे पूछूं जरा। एक तो ये जो डुअल नेशनैलिटी वाला मामला है, मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि आपकी जमात से ही ताल्लुक रखते थे, ये सवाल जरूरी है आपसे पूछना कि आपके इल्म में ये कब आया? क्योंकि आपको पता होगा 2012 में भी बड़े पैमाने पे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 11 जो मेंबर थे नेशनल असेंबली के सेनेटर्स, उनकी रुकनियत को मुअत्तल किया गया था। आपकी पार्टी में हैदर अब्बास रिजवी, वसीम अख्तर साहब पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि उनको भी ये खदशा था कि शायद उनकी भी रुकनियत को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी पार्टी की नॉलेज में भी होगा यकीनन कि उनकी 14 साल से जो है डुअल नेशनैलिटी है, आपकी नॉलेज में भी होगा। आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? इसलिए फिर ये कहा जाता है कि मुस्तफा कमाल साहब अगर सच बात भी कर रहे हैं तो किस्तों में क्यों कर रहे हैं? अल्लाह, अच्छा, पर इस पे मुझे पहले सजा दे लो, पहले तो सब मिल के, पहले सारा पूरा सब मिलकर मुझे इस पे तो पहले मुझे सजा दे दें पहले कि भाई मैं अब भी ये वाली बात क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर कोई टाइम मिल जाए आप लोगों को तो फिर देख लेना कि जो बात मैं कर रहा हूँ अगर वो ठीक है तो फिर आगे भी देख लेना। भाई अभी चोर पकड़ा गया है, पकड़ के दे दिया, तो सवाल ये हो रहा है कि भाई देर से क्यों पकड़ा? अरे भाई पहले चोर को तो सेट कर लो यार, मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा ना, भाई चोर तो पकड़ लो पहले यार, पहले चोर का हिसाब किताब तो करो। भाई मुझसे ही सवाल जो आप सारे कर रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ की एक, क्या इस वाली बात पे भी क्या मुझ पे कोई वाजिब था ये काम करना? क्या मैंने कोई अलग से ओथ उठा रखा था इस काम के करने का? क्या मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ? क्या मेरे पास कोई अथॉरिटी थी ये काम करने की? तो मैं अगर आज भी ये काम कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी तो एवरीबडी मस्ट अप्रिशिएट। मेरे मुझ पर तो जो वाजिब भी नहीं है मैं वो काम कर रहा हूँ। और अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे 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 मना करना चाहिए। मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे मना करना चाहिए, मुझे कन्फ्रंट करें, मुझे बताएं। अगर मेरी बात ठीक है तो उस पर ये वाली बात आना कि भाई आपने देर से क्यों की, तो शहजाद भाई मैं तो इस पर क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ भाई इस मुल्क का वजीर आजम क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के इदारे क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के पार्टीज के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मुझसे ये सवाल होना है कि भाई मैंने 14 सालों के बाद क्यों बताई? मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ज्यादती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादती। अच्छा ठीक है, जब आप बताते हैं उस पर टाइमिंग पे तो सवाल होता है, लेकिन ये बात आपकी अहम है कि अगर 14 साल से वो हैं गवर्नर और उनकी डुअल है तो इस पर वफाकी हुकूमत से भी हमने सवाल किया, उनको भी देखना चाहिए और इसका जवाब आना चाहिए गवर्नर हाउस से भी। मुझे एक ब्रेक लेना है मुस्तफा साहब, इसके बाद जो आपने कहा कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ECL पर डालना चाहिए, इस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये बहुत बड़ा एक चीज इंकशाफ सामने आया है कि गवर्नर साहब की अगर डुअल नेशनैलिटी है तो वो किस तरीके से 14 साल से गवर्नर हैं, क्योंकि आपका आइन, आपका कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मुस्तफा कमाल साहब, ये जब इशू आपने रेस किया है, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने कहा था पहुंचाएंगे, तो क्या रास्ता अपनाएंगे? कानूनी रास्ता अपनाएंगे या सिर्फ जो है मीडिया पे आके इस पे बात की जाएगी आपकी तरफ से? मैं जाके क्या करूं? वजीर आजम हाउस के सामने जाकर धरना दूं या आपकी आवाज? एक धरना पहले ही हो रहा है, उसमें हाथ ना डालो, एक धरना पहले ही हो रहा है जी। हाँ, तो मैं जाकर ये आवाज़ जा नहीं रही है। इसके लिए किस चीज़ की तहकीक की ज़रूरत है? भाई इस पर सिर्फ यही मालूम करना है ना कि भाई डुअल नेशनलिटी है या नहीं है। कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, आइन पाकिस्तान उस पर लिख चुका है, कानून प्रेसिडेंट्स आपके सामने हैं। इस पे तो सेकंड नहीं लगनी चाहिए इस वाली बात पे। इस पे कौन सी बात रह जाती है? क्या प्रूफ करना है? सिर्फ यही एक ही बात है ना कि एक टेलीफोन कॉल पे या अपनी मालूमात पे चेक कर लें कि भाई ये बात हो रही है, ये बात ठीक है, गलत है। पासपोर्ट की कॉपी सब लोगों के सामने है। तो शहजाद इस पे किससे क्या बात करनी है, क्या तरीकेकार अपनाना है? आपकी समझ में क्या बात आती है कि अगर ये इतना आसान है पता करना तो क्यों अब तक नहीं हटाया है? हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, आर्मी चीफ तब्दील होते रहे हैं, चीफ जस्टिस तब्दील होते रहे हैं, वो तब्दील नहीं हुए। क्या आपको क्या मंतक समझ आती है इसकी कि क्यों नहीं हटाया गया अब तक, अगर इतना मामला बिल्कुल सादा सा है? देखिए,
अब से पहले तक तो ये बात है कि दिस मैन एक्चुअली ही हैज़ सोल्ड हिमसेल्फ फॉर एवरीबडी, और सबको उन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए जो है बिल्कुल लेट गए, पेश कर दिया सब चीज़ों को। और उसमें पेश करने में यही है कि भाई आप बताएं क्या करना है। सारी पार्टीज़ को ये सूट करते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये सूट करते हैं। वो कहते हैं भाई आप हुक्म करें, जो आप यहाँ पर मैनेज करना जो हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी, वो मैनेज करना अल्ताफ़ हुसैन साहब को। और अल्ताफ़ हुसैन साहब को उन्होंने कहा मुझ पर छोड़ दें, मैं मैनेज करके दूंगा। MQM को मैनेज करना, उनके हुकूक, उनकी बातें, उन्होंने कहा जी फिक्र ही ना करें, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ना फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, आप बस मुझे गवर्नर सपोर्ट करें, मैं हूँ और मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। यही वजह है मैं पाकिस्तान के लोगों को और स्पेशली कराची, हैदराबाद और सिंध के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो आज ये हालात हो गए हैं कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, पीने का, तुम्हारा शहर कचरा कुंडी बन गया है, तुम्हारे अस्पतालों में दवाई नहीं है, तालीम तुम्हारे पास नहीं है, रोज़गार तुम्हारे पास नहीं है, बिजली तुम्हारे पास नहीं है, सड़कें जो है वो खुद गई हैं, तबाह हाल हो गई हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, पेंशनर्स को जो है वो पैसे देने में, आज किसी साहब ने छलांग लगा लिया 6ठी मंजिल से, उन्होंने अपनी जान दे दी है। लोगों की 250-250 लोग हैं जिनकी जो है वो 6-6 8 महीने से तनख्वाह नहीं है, स्टील मिल बंद है, सारी चीज़ें। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये इस आदमी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ के सारे मसाइल को इसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। और ये अपनी बातों से, चूंकि बातों के गवर्नर का जो आईनी रोल होता है वो सेरेमोनियल रोल होता है। हमने इस चीज पे भी तनकीद की कि आपने बयानबाजी क्यों की, आपको तो तमाम जमातों को साथ लेके चलने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि जिसने छलांग मारी 6ठे फ्लोर से उसकी कसूरवार भी वो है, स्टील मिल के कसूरवार भी गवर्नर है। मतलब वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या लोकल बॉडी हो, तमाम इश्यूज जो है वो गवर्नर साहब की वजह से हैं। अब आप जो है सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुनिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी बिल्कुल है, मैं अपनी बात पे 100% जो है वो अभी तक स्टैंड करता हूँ इस वाली बात पे। जनाब, ये एक वर्किंग फार्मूला तय हुआ था यहाँ पर कि जो MQM की जो जहाँ सीट्स हैं अर्बन सेंटर्स में, वहाँ पर गवर्नर वुड बी द इंचार्ज। वरना आपने जितनी आसानी से सवाल कर दिया, मुझे बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग जो है वो गवर्नर हाउस में क्यों कंडक्ट होनी चाहिए भाई? साल से आपने फुटेजेस देखी नहीं? जब 2008 तक, 2009 तक, 2010 तक इवन सारी मीटिंग्स जो है वो गवर्नर हाउस में होती थी। तो CM तो जो है वो उस वक्त तो CM सेरेमोनियल पोस्ट लगती थी वहाँ पे। हाँ, साइन करने की अथॉरिटी नहीं है, फ़ोन करते हैं ना, बोलते हैं, बात करते हैं। 12 मई का सारा ऑपरेशन जो है वो गवर्नर हाउस से कंडक्ट हो रहा था। खुद बता रहे हैं कि भाई इसने फलां इदारे ने रिपोर्ट दी, फलां इदारे ने रिपोर्ट दी, फलां नहीं किया। उन्होंने खुद बताया कि भाई उन्होंने ऑपरेशन शुरू करवाया यहाँ पर 2013 में, उन्होंने 90 को बंद करवाया है, उन्होंने जो है वो किसी कातिल को पकड़वाया है, वो तो खुद। और उन्होंने खड़े होकर अभी 3 दिन पहले भी कही कि मैं अपने ऑफिस से पावर देता हूँ अशरफ वरा को। क्या बात करते हैं शहजाद भाई, आपको पता ही नहीं गवर्नर की पावर का। तो सेरेमोनियल पोस्ट है वो दूसरे सूबों के गवर्नर के लिए है। सुने, सेरेमोनियल पोस्ट ये दूसरे सूबों के गवर्नर के लिए, यहाँ पे नहीं है ये पोस्ट। ये मैं आपको तमाम मज़ाकरात कहाँ होते थे? MQM 4 दफ़ा हुकूमतों में गई, हुकूमतों में बाहर आई, कहाँ होते थे? इतनी आसानी से ओवरलुक ना करें। इन सब चीज़ों के पीछे, तबाही बर्बादी के पीछे इस आदमी की अपनी सीट को के रखने का दारो मदार है। मैं जब ये कहता हूँ मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, 12 मई का भी जो आपने जिक्र किया उसमें आपने कहा कि इसके जिम्मेदार भी जो है इशरतुल इबाद है। अभी भी आप कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन पूरा जो तय पाया था वो गवर्नर हाउस में तय पाया था। गवर्नर साहब, आपने सुना होगा नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, वो रिपोर्ट्स लेके मैं गया। परवेज मुशर्रफ साहब को भी मैंने बताया कि तसादुम हो सकता है। चीफ जस्टिस को कहा कि रैली डिले करें, MQM को कहा रैली डिले करें, दोनों इस पर नहीं माने। आज मजहर अब्बास साहब जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं कराची के इशू पे, MQM के इशू पे, उन्होंने भी लिखा है अपने कॉलम में कि अक्यूज नहीं है 12 मई में, विटनेस जरूर हो सकते हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब। आप जो है वो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठाकर देखें, वसीम अख्तर साहब की, जो आपके मेयर हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं तो वज़ीर दाखिला था, मेरी सारी मीटिंगें जो है वो गवर्नर हाउस में होती थी, मैं तो वज़ीर दाखिला था, मुझे बुलाया जाता था। गवर्नर साहब के पास जो है वो रिपोर्ट्स आती नहीं थी, वहीं पर सारे लोग जमा कराते थे उनको, जिन भी लोगों की बात कर रहे हैं, और सब कुछ जो है वहीं होता था। उस वक्त किसी भी एक आदमी को उठाकर फ़ोन कर लें और पूछें कि जो वो 12 मई से हफ्तों भर पहले
और 12 मई के बाद जो कहाँ 12 मई के हवाले से सारी बातें होती थी, कौन सी जगह थी, क्या वो सीएम हाउस में मिलते थे, आईजी ऑफिस में मिलते थे, या गवर्नर हाउस में, गवर्नर साहब के पास मिलते थे? तो ये पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 1 मिनट में पता चल जाएगा। उस वक्त का वजीर दाखिला आपको लिखकर बयान दे रहा है, तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर कोई और नहीं कह रहा, गवर्नर साहब जो है वो खुद फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये रिपोर्टें दी, ये फलां को समझाया, फलां को समझाया, फलां को समझाया। भाई एक जगह आपको पता है कि लोग मरने जा रहे हैं, तो आपने नहीं छोड़ी वो सीट, आपने ये देख लिया कि लोग मर गए हैं, आपकी रिपोर्ट, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद। यार आप 12 मई को वाकया हो गया था, 13 मई को छोड़ देते कि भाई मेरी बात नहीं मानी, मैं तो इससे आप बड़ी जिम्मा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आम आदमी नहीं हैं, आप और आपने खुद कहा कि आप 12 मई के कल्प्रेट्स को चौकों पे टांगेंगे। तो मैं तो कर रहा हूं ना इस वाली बात को कि भाई शुरू करें, चौकों पे बिल्कुल टंगना चाहिए उन लोगों को जो उन्होंने 12 मई किया है। शुरुआत करें, मैं तो कह रहा हूं शुरुआत करें, कहां से शुरू करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, आपने इंडोर्स किया है, उन्होंने कहा है लोगों को जो है लटकाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं आप भी उसको इंडोर्स करें कि तहकीकात इसकी जरूर होनी चाहिए और बल्दिया की भी तहकीकात होनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से ये जो सारा कुछ हो रहा है, अभी आपने देखा होगा जो एमक्यूएम लंदन ने एक राब्ता कमेटी बनाई, उस पर उनके तो 2-3 लोग थे, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। क्या ये क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर हिंट है हुकूमत की तरफ से भी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और जो ग्रुप है उनका, क्योंकि वो सियासी भी हैं, उनकी सीटें भी हैं, उनको काम करने दिया जाएगा? एमक्यूएम ने जो राब्ता कमेटी बनाई है या जो लोग कंट्रोल में अल्ताफ हुसैन के, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इससे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार को, वो जो आप सब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, दैट मीन्स कोई एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, हुकूमत सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है कि ये तो फिर बाय डिज़ाइन हो गया? क्या ये फिर बाय डिज़ाइन काम करने दिया जाएगा और बाय डिज़ाइन काम नहीं करने दिया जाएगा? लोग वो सारे जो है वो आगे पीछे हो गए, क्या हो गया उसमें? नहीं, क्योंकि जो लोग 22 अगस्त को और 22 अगस्त के स्पीच करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सियासत की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जिन्होंने कंडेम किया है, उनके साथियों ने अगर कंडेम किया और लाताल्लुकी की है उनसे, तो उनको जो है सियासत करनी दी जाएगी और उनको इस इल्जाम में जो है कम से कम नहीं पकड़ा जाएगा। ओके, अच्छा। तो फारूक सत्तार साहब के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जाएगी कीजिए, इसलिए कि फारूक सत्तार साहब ने जो क्लेम किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उन क्लेम्स को जो है वो नहीं पूरा कर सके। 23 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सब कुछ उनके हाथ में आ गया है और वो सब चीज़ों पर उन्होंने जो है वो अबूर हासिल कर लिया है। वो हर 4 दिन के बाद जो 6 लोगों को निकाल रहे हैं पार्टी से कि उनका लंदन वालों से रब्ता है। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन ही दे दिया है और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, ये मैंडेट अल्ताफ हुसैन साहब का है। जब तक वो ये मैंडेट और ये एमक्यूएम उनकी एमक्यूएम पे चाइना कटिंग करके कब्जा करके रखेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब अपना चीखना, रोना, चिल्लाना जो है वो जारी रखेंगे, अपनी मासूमियत, मजलूमियत बताते रहेंगे। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी। मैंडेट अल्ताफ हुसैन का था जो आज उनके पास है। फारूक सत्तार भाई मोहतरम हैं, उनको समझ आ चुकी होगी आधी से ज़्यादा और आइंदा आ जाएगी कि उनको अगर सियासत करनी है तो अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उनको अपने बलबूते पर सियासत करनी पड़ेगी। किसी के मकान पे कब्जा करके उसके ओनर वो नहीं बन सकते। लोग हमेशा क्वेश्चन करेंगे। नंबर टू ये सिचुएशन, क्योंकि पहले दिन आपने, जी आप मुकम्मल कर लें, साथ में इसका भी जवाब दे देगा। आपने कहा था ला ताल्लुकी जेन्युइन नहीं है, बट मेरे ही प्रोग्राम में आपने कहा था कि हाँ अब ये तसादुम जेन्युइन लगता है मुझे। देखिए नहीं थी जेन्युइन, और वो तो हमने फिर पुश करके वहां तक ले गए ना। इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं बताता हूं आपको। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि ये कहना चाहता हूं मैं फारूक दूसरे पिछले वाले कॉन्टेस्ट में कि जब आप एमक्यूएम की बात करते हैं और फारूक सत्तार साहब इसी एमक्यूएम के बानी को अल्ताफ हुसैन साहब को कहते हैं कि बानी हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप इससे बड़ा जुल्म मुहाजिरों के साथ कुछ और हो नहीं सकता कि आप एक ऐसे नाम को जिंदा रखना चाहते हैं कि जब एमक्यूएम का जिक्र आएगा, एमक्यूएम के बानी का जिक्र आएगा और एमक्यूएम के हमारे मरने के बाद आइंदा आने वाली नस्लों को लोग अल्ताफ हुसैन साहब जो इनके बानी हैं उनको उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस, उनकी स्पीचेस दिखा कर जो है वो जुल्म कर रहे होंगे, मार रहे होंगे, तजलील कर रहे होंगे। तो आप तो आइंदा आने वाली सारी नस्लों के लिए अल्ताफ हुसैन को एज अ नमूना पेश करके देकर जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम वो लोग थे जब दुनिया खिलाफ थी अल्ताफ हुसैन साहब के, तो
हम उनके साथ खड़े हो गए, लड़ गए, मर गए। और जब इसलिए हमारा गुरूर था। ठीक है, मैं उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे जो इस वक्त तलखी है, अस्पताल पे भी अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया और इजराइल सपोर्ट कर रहा है हुकूमत को, नवाज शरीफ को। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद का सियासी टेम्परेचर हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 2 नवंबर का इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला है या जो एहतजाज है उनका, उसमें आज उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान अवामी तहरीक जो कि पहले इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनने जा रही थी, अब डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने कहा है कि उनकी जमात भी इस एहतजाज का हिस्सा बनेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब का यह कहना कि हुकूमत को और नवाज शरीफ साहब को इजराइल और हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है, जब भी एहतजाज होता है तो एलओसी पे फायरिंग हो जाती है। ये बातें मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर तो ठीक है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन एक लीडर की तरफ से इतना बड़ा इल्जाम लगना बगैर सबूत के, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बड़ा इल्जाम है। लेकिन इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी जब भी एलिगेशन लगता है उनके ऊपर, शौकत खानम हॉस्पिटल का जिक्र करना या कोई और जाती स्कैंडल का जिक्र करना, ये भी मेरे ख्याल से उनको जो है सूट नहीं करता है। इस पर हम तमाम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और आज कल दोनों दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब से कुछ देर पहले तलाल साहब ये कह रहे थे कि जिस तरीके से 2014 में मोहब्बत के साथ हमने इनको आने दिया, अब ऐसा नहीं होगा, इनको रोका जाएगा। तो ये फैसला कर लिया हुकूमत ने कि इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देंगे लोगों के। जी बिल्कुल, एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है 2014 में और अब में। 2014 में जो इमरान खान का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम धरना देंगे जाके और बहुत दिनों तक बैठेंगे जब तक उनके जो भी डिमांड्स थी उस वक्त नहीं पूरी होंगी। इस दफा उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एक अप्रोच अनाउंस किया है। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जा रहे हैं। और तख्ता उलटने की जिक्र चलो तो नहीं उसको किया। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, आप समझते हैं कि तख्ता उलटने नहीं, जा तो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम ऑफिस नहीं चलने देंगे जब तक 2 चीजें, उन्होंने कहा ना, जब तक 2 में से एक इस्तीफा या तलाशी, ठीक है ना। और तलाशी का जो आम फहम मतलब है इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर होते हैं। इनकी प्रेयर जो है सुप्रीम कोर्ट में, इनकी जो प्रेयर है पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे इन्वेस्टिगेशन। तो किसी फोरम पर होगी ना इन्वेस्टिगेशन, उसको जलसे जुलूस के लिए तो आप तलाशी कह सकते हैं, बट जो होगी वो इमरान खान तो हवलदार नहीं रह चुके ना कि वो जेबें चेक करेंगे, वो कोई फोरम है ना। तो और जिसका प्रेयर लेके गए, जो प्रेयर लेके गए हैं, तो 2 में से एक डिमांड तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, और जो कि इमरान को खुद भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि या तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें या वो करें। अब लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इससे थोड़ा वापस इस्लामाबाद पे आ जाते हैं। मतलब हुकूमत ताकत का मुजाहरा करेगी, ताकत से रोकने की कोशिश की जाएगी, तो तसादुम का खदशा है फिर इसका मतलब नहीं। आप मुझे शहजाद बता दें कि दुनिया में कोई और मुल्क हो 200 ममालिक में कि जिसकी ऑपरेशन जमात ये कहे कि हम बंद करने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में कभी किसी ने शेख मुजीबुर रहमान ने भी नहीं किया। एमकेएम को किस बात पर हम तनकीद का निशाना करते थे, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि आप जोर जबरदस्ती क्यों करते हैं? आपने, अगर आपकी बात है और आप सच्चे हैं तो आप अपील करें और लेट द पीपल ऑफ कराची नवाज शरीफ साहब का 2009 का अब तो आपने सुन ही लिया होगा, अगर उस वक्त नहीं सुना था तो याद दिलाने के लिए मीडिया और हमने भी दिखाया था, जिसमें वो कहते हैं रुकावटें हटा दो, पुलिस वालों इस्तीफा ना दो, लाकानूनियत का मुकाबला करो। तो ये बातें तो नवाज शरीफ साहब खुद भी कर चुके हैं, एमकेएम की बात नहीं है। नहीं, एक तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है शहजाद। उस दौर को कंपेयर करना इस दौर के साथ, वो उस वक्त एक जनरल परवेज मुशर्रफ जो मार्शल रूलर डिक्टेटर था, जिसके 3 नवंबर के एक्शन को 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमस डिसीजन दिया था कि ये आर्टिकल 6 के मुताबिक है। I mean, आप क्या कंपैरिजन करते हैं? तो सियासी हुकूमत नहीं, लॉकडाउन का तो फिर भी नहीं बात की थी, सियासी हुकूमत थी ना। रुकावटें तोड़ देंगे, मतलब रुकावटें तोड़ देना और ये कहना कि स्टेट को बंद कर देंगे, यार स्टेट के खिलाफ पंगा लेने वाली बात तो है ना। रुकावटें तोड़ देने का क्या मतलब? यार एक सेकंड, पहले तो मैं उस बहस में इतना लंबा जाऊंगा नहीं, बट मेरे हिसाब से बहुत फर्क है। बट हुकूमत का बंद करना, किसने राइट दिया? बच्चों की एजुकेशन कैसे बंद कर सकते हैं? और ये एक दिन का मामला नहीं है।
टीवी पर इंटरव्यू देते हैं आप लोगों को, तो कहते हैं कि वेस्टर्न ममालिक में नहीं होता मिलियन मार्च। बिल्कुल होता है, आप मिलियन का 2 मिलियन मार्च कर लें। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देंगे, जब आप ये कहते हैं कि हम कारोबार बंद कर देंगे, ये राइट इस्लामाबाद के और पिंडी के रोकने का फैसला हुकूमत का है या चौधरी निसार का है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दोनों की लाइन और लाइन डिफरेंट होती है। उस वक्त 2014 में आपने कहा था नहीं आने देंगे, यहां पे नहीं बैठने देंगे, बाद में चौधरी निसार साहब ने वो डील की थी ना। एक तो ये आप जो करवाने की कोशिश करते हैं ना, मैं गलत कह रहा हूं? चौधरी निसार साहब ने ही तो वो कहा था ना यहाँ के बैठ जाए, तो दोनों को इजाजत दी अपारा के पास आके बैठे। और वो उसमें कोई हुकूमत जब हम कहते हैं तो हुकूमत में वजीर आजम भी शामिल हैं, चौधरी निसार भी शामिल हैं। उन्होंने चौधरी निसार ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद वो जब उन्होंने जबरदस्ती आने की कोशिश की तो हमने अलाउ कर दिया। बट एक बहुत बड़ा फर्क है, एक तो 2014 का एक एक्सपीरियंस हमारे सामने है, ठीक है, उन्होंने वादा किया कि वो यहां तक आएंगे, फिर उसके बाद आपको पता है वो, मैं पीटीवी वगैरह नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस तो जा रहे थे ना, तो रोकना तो एक किसी ना किसी स्टेज पर तो आप रोकेंगे। ये मुझे बताएं, ये इल्जामात जो दोनों तरफ से लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आज इंडिया और इजराइल वाला स्टेटमेंट जो दिया, मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था खान साहब को। ये सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी हम जो इल्जामात लगा रहे हैं, मैं कल किया था। आप लोग शौकत खानम हॉस्पिटल को बार बार टारगेट उस वक्त करते हैं जब आपके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम लगता है, ये क्यों? पहली बात तो ये जो मैंने इल्जामात लगाए थे वो इमरान खान की पर्सनल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के हवाले से लगाए थे, और उसकी रीजन ये थी कि एक तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, और वो कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हम भी एग्री करते हैं सबसे बड़ा मसला है। जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान आपने ये किया तो आप इसका जवाब दें, तो देना चाहिए ना। वो ये कहते हैं कि ये देखें मैं तो क्रिकेट खेलता था, और भाई आप क्रिकेट खेलते थे हमें भी पता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैंने कभी शौकत खानम के जिक्र नहीं किया, लेकिन शहजाद सुन लें, आपको पता है कि, और ये एनजीओ के बारे में आपको पता है कि बहुत जिक्र भी होता रहता है, दुनिया भर में जो चैरिटीज या हॉस्पिटल जो चैरिटीज वगैरह पर चलते हैं, उनकी ऑडिटेबिलिटी इज मच मोर। हमने ये कब कहा है कि शौकत खानम नहीं होना चाहिए? और आप सवाल पूछते हुए क्यों डरते हैं उनसे कि यार वो ये नहीं कह रहे, वो तो गलत कह रहे हैं। आप ये बताएं ना कि आपने ऑफशोर में उसका पैसा क्यों लगाया था, ये सवाल है। अब आप कहते हैं यार वो एक चीज का एतराफ आपको ये करना पड़ेगा, वो ऑपोजिशन में है, आप हुकूमत में है। उसका भी रीजन आप खाली इल्जाम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, और आप ये नहीं कह सकते पब्लिक फोरम पे आपके सवाल सुन ले, आप ये नहीं कह सकते पब्लिक फोरम पे आके जवाब दो। अगर आपने आज ये कहा करप्शन के बादशाह हैं, जितनी बेकायदगी आपने देखी है उनके टैक्सेस में, इतनी आपने जिंदगी में नहीं देखी, तो हमारे इदारे इसका मतलब वाकई फारिग हो चुके हैं। आपको भी सड़कों पर निकल के एहतजाज करना चाहिए ऐसे इदारों के खिलाफ। ऐसा नहीं है, मैंने उसका पूरा जवाब मैं प्रीएम्प्ट भी करता हूं कि ये इसका रिएक्शन क्या आएगा, कि आप खुद क्या कर रहे हैं आप हुकूमत में, और मैंने उसका जवाब भी दिया था शहजाद, और देना भी चाहिए। और उसका जवाब ये था कि आज हमारे पास ही इज एन एमएनए, हमारे हिसाब से द करेक्ट फोरम टू गो अबाउट अनअर्थिंग सच अ थिंग, स्पीकर के पास गए, स्पीकर के पास इलेक्शन कमीशन में आए, इलेक्शन कमीशन जिस दिन वर्डिक्ट दे देगा उनके खिलाफ, उस वक्त जब उन्होंने पनामा पे एहतजाज करने का सोचा ना, इससे पहले तो आपने नहीं किया था ये। एक सेकंड, आप मेरे से मोहम्मद जुबैर से पूछे, देखें हम अपना काम, आप हुकूमत है, मैं कैपेसिटी में तो नहीं बुलाया ना, हुकूमत के तर्जुमान है ना। पहली बात ये है कि जब आप एक माहौल में आते हैं, आप भी मेरे से पनामा के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं ना, आप क्या पनामा से पहले तो नहीं सवाल पूछे थे? जब एक माहौल क्रिएट होता है तो हमने से दो चीजें, एक तो हम क्यों ना उनका सही चेहरा, असल चेहरा दिखाएं। बिल्कुल आप परेशान क्यों होते हैं? आप परेशान ना हो, हम उनकी जो वो बादशाहत है ना, जो हम तो कहते हैं आप एक सिर्फ जवाब देते हैं। मैं एक उनसे सिर्फ जो इल्जामात वो पब्लिक फोरम में लगा रहे हैं, सर मैं तो कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, और इमरान खान ने अगर टैक्स चोरी किया, आप सजा दें उसको। सजा तो देंगे ना, कब देंगे? ये जब वो स्टार्ट करता, नहीं तो स्टार्ट तो कर, यू हैव टू एग्री ऑन दिस जुबैर साहब, आपने इसको एज अ काउंटर एलिगेशन इस्तेमाल किया, वरना आप कार्रवाई पहले शुरू कर चुके थे। नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ऐसा नहीं, और मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूं। एंकर्स को कहा था आपकी जुबान क्यों लड़खड़ाती है, सवाल तो पूछे, हुकूमत में आप उनसे पूछते हुए सवाल, आपको इंटरव्यू देते ना, तलत हुसैन को तो वो देते ही नहीं इंटरव्यू। बात बताएं मुझे, नवाज शरीफ साहब मुझे भी नहीं देते इंटरव्यू। नहीं, मैं तो तलत की बात, मैं तो इमरान की बात कर रहा हूं। आप नवाज शरीफ साहब किसी को भी नहीं देते। मैं बैठा हूं ना यहां, आप अगले 1 घंटे मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में मैं जवाब दूंगा। आप एमक्यू, आप पीटीआई के किसी लीडर से सवाल का जवाब पूछ लें। ये मुझे बताएं एक बात कि फौज, आज आपने कहा कि तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज हमारे पीछे है, ये तासुर ये लोग दे रहे हैं? नहीं, तलाल साहब ने कहा ना कि इमरान खान और शेख रशीद ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज के पीछे फौज है। ये तासुर वो दे रहे हैं, ये तासुर हुकूमत देती है बार बार, क्योंकि जब भी एहतजाज के लिए निकलते हैं आप कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत को खतरा तो हमारे यहां से फौज से रहा है।
देखें, पहली बात तो यह है कि जब हम जमहूरियत को खतरे की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दफा डिरेल हुई है जमहूरियत। तो जब हम बात करते हैं तो यू कांट इग्नोर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो उस रेफरेंस में कहते हैं कि हम उस नहज तक ना लेके चले जाएं। दे रहे हैं ना कि अगर फिर जमहूरियत को खतरा है तो फिर वो तारीख की तरह इमरान खान ने ये इस रेफरेंस में कहा था। आज इमरान ने कल खास तौर पर कहा था कि अगर जमहूरियत को कोई खतरा होगा तो हमारी वजह से होगा। तो उसके जवाब में हम कह रहे थे, और इमरान ने तो फेमसली एम्पायर की उंगली जो आप हमेशा ये तो कहते हैं ना कि अगर ये सड़कों पर निकलेंगे तो जमहूरियत को खतरा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में सब एक हो गए थे। मैं आज भी कहता हूं जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, फौज नहीं है इनके पीछे। नहीं, अगर देखें, अगर एक आप वो दस्ते लेके आएंगे जंग करने के लिए तो फिर तो कुछ भी खतरा हो सकता है ना। कुछ भी मतलब फौज से खतरा। भाई आप ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन करेंगे पीसफुली, तो लॉकडाउन नहीं करेंगे ना। हम क्या चाबियां तो नहीं पकड़ाएंगे उनके, ये आए और लॉकडाउन कर लें। तो खतरा जब हम कहते हैं कि वी हैव टू एनफोर्स द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, उसके लिए हम अनफॉर्चुनेट, फौज नहीं है ना इनके पीछे, और फौज इनके नहीं है ना, एक फौज इनके पीछे क्यों होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जत्थों के पीछे क्यों होगी? अगर फौज नहीं इनके पीछे तो जमहूरियत को भी कोई, वो तालिबान से एक तरफ लड़ रहे हैं फौज वाले, और आप कह रहे हैं कि जत्थों के साथ। फिर आने दें, इनको करने दें, क्योंकि जमहूरियत को खतरा नहीं है। जमहूरियत को खतरा नहीं है ना। नहीं, जमहूरियत को खतरे की बेसिस पर तो नहीं रोक रहे ना। ठीक है, आज एक दुकान पर आके हमला कर दे तो आप कहेंगे कि वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं पुरअमन होगा एहतजाज, और होना भी पुरअमन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे आप दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।